साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि मैं मैदान से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जिले में यानी कि पहाड़ों पर हूं। नेटवर्क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। चुनाव परिणाम आने के बाद एक विश्लेषण जो लोग कर रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय की या मंडल राजनीति की हार है, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पूरे चुनाव में या चुनाव से पहले स्पष्ट तौर पर मंडल की राजनीति के साथ नहीं खड़े थे। कंफ्यूजन में बात तो करते थे पिछड़े वर्ग की, लेकिन उनके तमाम सिपह सालार उनको समझा देते थे कि अगर पूरी तरीके से आप मंडल के साथ हो गए तो कमंडल वाले मतलब फरसावादी ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। इसी कंफ्यूजन का परिणाम है कि हर विधानसभा सीट पर 2000, 3000, 1000 से नुकसान हुआ है। इस पर हम आगे भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में रोल समझने की जरूरत है। वो बहुजन समाज पार्टी जिसके लोग मुझे समझाते थे कि नीरज भाई आप बीएसपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 22% वोटों के साथ उसकी शुरुआत होती है। जब चुनाव परिणाम आए तो पिछली बार 2017 में 19 सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई। पिछले चुनाव में 22.23% लाने वाली बीएसपी इस चुनाव में 12.9% मतों पर सिमट गई। इसका मतलब वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। सतीश चंद्र मिश्रा की जो भूमिका लोग कह रहे थे इन चुनावों में, वो अपनी भूमिका में कामयाब हुए। बहुजन समाज पार्टी से 70 टिकट उन्होंने ब्राह्मणों को दिलवा लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 67 टिकट दिए थे। एक आंकड़ा और आपको समझा देता हूं, 122 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने जिस जाति के कैंडिडेट को उतारा, उसी जाति के कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी ने उतारा। इन 122 में से 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता हाथ लगी। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी हो या कोई पार्टी, वो तो अपनी साजिश चलेगी ही। इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी के साथ लोग मुस्तैदी से जुटे थे तो वो थी समाजवादी पार्टी। और ऐसा नहीं कह सकते कि पिछड़ा और दलित वर्ग केवल धर्म के बहकावे में या राष्ट्रवाद की अफीम में बह गया। इसलिए क्योंकि अगर पिछले चुनाव से तुलना करते हैं तो आपके तमाम सारे मुद्दे, चाहे वो पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, जातिवार जनगणना का मुद्दा हो, या बीच बीच में जो आपने ओबीसी बात चलाया, उसी का परिणाम हुआ कि 2017 में 47 सीट पाने वाली समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 64 सीट बढ़ गई और सीधे 111 पर पहुंच गई। पोस्टल बैलेट के मत यानी कि कर्मचारियों ने भी, मैंने तमाम सारी सीटें देखी, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पोस्टल बैलेट समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुए हैं। मतलब पढ़े लिखे तबके को आपकी बात समझ में आई, संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपकी बात समझ में आई, मगर बार बार नेशनल जनमत कहता रहा अखिलेश यादव और उनकी टीम से कि बाहर निकलिए। 3 महीने में 64 सीटें आपने बढ़वा ली तो आपको तो खुश होना चाहिए। मैं लगातार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, उनके पास बूथ मैनेजमेंट है, अच्छे कार्यकर्ता हैं, मिशन है, कैडर है, सब कुछ है, लेकिन कैडर शब्द आपके लिए कोसों दूर होता है। दिलीप मंडल दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई तो आपके संपर्क में रहता होगा? उन्होंने कहा कि एमके स्टालिन से लेकर तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक संपर्क में रहते हैं, यहां तक कि भूपेश बघेल तक के लोग मेरे संपर्क में रहते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव दिल्ली में रहते हुए भी जो तथाकथित थिंक टैंक हैं, कभी हमसे संपर्क नहीं करते। मतलब समाजवादी पार्टी के लिए बहुजन मीडिया, बहुजन पत्रकार, बहुजन चिंतक, बहुजन विचारकों की कोई भूमिका नहीं है। अपनी मीडिया खड़ा करना, आईटी सेल बनाना, यह सब उनके लिए दूर की बात है। इसी वजह से एक और महत्वपूर्ण पहलू है, बार बार मैं कहता रहा कि तमाम वो अति पिछड़ी जातियां, चाहे वो नाई समाज हो, भुर्जी समाज हो, तेली समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, कहार समाज हो, तमाम अन्य समाजों के नाम नहीं ले पा रहा हूं, इन समाजों पर फोकस करिए। लेकिन सपा के लोग समझाते रहे गणित समझिए, वो जातियों के गणित में उलझे रहे। इन कम संख्या वाली जातियों को आपने पूरी तरीके से इग्नोर किया, जबकि अगर इनका बंच बन जाता है तो ये काफी हद तक किसी भी विधानसभा में हार जीत का अंतर तय कर सकती हैं। केवल इन जातियों को बीजेपी का गुलाम कहने से काम नहीं चलेगा, इनके जाति के नेताओं को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी मंचों पर तमाम जातियां टॉर्च लेकर के
अपने जाति का नेता ढूंढती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। पहले कांसीराम साहब ने जाति के नेता डेवलप किए, बीजेपी ने जाति की पार्टियां बनवा दी और अलग अलग दुकानें अब यह समझाने का काम करती हैं। फिर से बीएसपी पर आता हूं। बहुजन समाज पार्टी के लोग इस बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए बीजेपी से खतरनाक समाजवादी पार्टी और यादव है। वही काम भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुप्रिया पटेल भी बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। वो भी अपने समाज को यह समझाती हैं कि आपके लिए ब्राह्मण ठाकुर से ज्यादा खतरनाक यादव समाज के लोग हैं। इन दोनों ही देवियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने लाभ के लिए इस्टेब्लिश किया, एक समय तक पाला पोसा। अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी या उसको ब्राह्मण समाज पार्टी कहें, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, वो समय ज्यादा दिन दूर नहीं जब दूसरी पार्टी को भी इसी तरीके से बर्बाद करके छोड़ेगी। इसलिए उन तथाकथित बहुजन पत्रकारों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, जो इन तमाम नेताओं की खामियों को बताने की बजाय ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने जाति और अपने वर्ग के नेताओं पर सवाल नहीं उठाना है। तो किस पर उठाएं? भारतीय जनता पार्टी पर। वो तो अपने जाति, वर्ग और समाज के लिए जो काम करना चाहिए उसको मुस्तैदी के साथ कर रही है, लेकिन तथाकथित सामाजिक न्याय और बहुजन की बात करने वाले लोगों पर अगर सवाल ना उठाया जाता तो टिकट वितरण में जो जातियां दिखाई दे रही हैं वो भी दिखाई नहीं देती। यहां इस बात की तारीफ मैं करूंगा जो पहले भी कर चुका हूं कि एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी थी जिसने 80% ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी यानी कि बहुजन समाज के लोगों को टिकट दिए, लेकिन इसका ढिंडोरा नहीं पीटा गया। जब मैंने इसका वीडियो बनाया तब तमाम लोगों ने कहा कि ये बात तो हमको पता ही नहीं थी, इसका ढिंडोरा शायद इसलिए नहीं पीटा गया कि आपकी जो तथाकथित सलाहकार हैं वो आपको इस बात से दूर रखते हैं कि खुल करके बहुजन या पिछड़ों की बात नहीं करनी है। दूसरी बात, टिकट 80% संख्या में है, लेकिन उसमें तमाम जातियों के प्रतिनिधित्व का ख्याल नहीं रखा गया था। यहां यह बात भी जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि मुस्लिमों को टिकट नहीं देना होता है, इस बार महज एक टिकट उसके समर्थन वाली पार्टी अपना दल ने मुस्लिम को दिया था। मतलब जो टिकट मुस्लिमों से बचता है वो टिकट वो ओबीसी, एससी में बांट देती है, अपने सवर्णवाद को सुरक्षित रखती है। लेकिन आपको मुस्लिम को टिकट देना होता है और देना भी चाहिए, सामाजिक न्याय का तकाजा यही कहता है, लेकिन आपको सवर्णों की टिकट कम करके ओबीसी, एससी में बांटने चाहिए। आंकड़े मत बताइएगा, आंकड़े मुझे पता है कि तीनों पार्टियों से समाजवादी पार्टी ने सवर्णवाद कम किया, लेकिन और भी कम होना चाहिए था, क्योंकि आपकी पार्टी सामाजिक न्याय पर टिकी है। और अगर उनके टिकट और कम किए जाते तो अति पिछड़ी जातियों को जो टिकट या हिस्सेदारी नहीं मिल पाई वो भी मिल जाती, तो स्थिति आज दूसरी होती। लेकिन आपके हाथ में समय समय पर फरसा पकड़ा करके या आपके यहां ब्राह्मणों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके ये बात जरूर लोगों तक पहुंचा दी गई कि सरकार बनेगी तो पुजारियों को पेंशन देंगे, सैलरी देंगे, या उनके हितों से जुड़ी हुई तमाम बातों का प्रोपोगेंडा फैलाया गया, जो अंत समय तक लोगों को भ्रम की स्थिति में बनाए रखा कि अगर हमें धर्म की बात करनी ही है, अगर हमें श्री कृष्ण मंदिर और राम मंदिर पर खेलना ही है, तो यह काम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर ढंग से कर लेती है। इसलिए अगर धर्म की अफीम के नाम पर वोट मांगेंगे तो यह पिच भारतीय जनता पार्टी की है। इस पिच पर बहुत अच्छा खेलती है बीजेपी। आपको सामाजिक न्याय की पिच पर, बहुजनवाद की पिच पर, पिछड़ावाद की पिच पर ला करके खेलना चाहिए था, क्योंकि यह पिच आपकी थी, आप इस पर बेहतर खेल सकते थे। चंद्रशेखर आजाद से लेकर के बाबू सिंह कुशवाहा दोनों लोग 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाते रहे, लेकिन जब इनसे गठबंधन की बात आई तो बात बिगड़ गई। बाबू सिंह कुशवाहा की जगह स्वामी प्रसाद मौर्य को तरजीह दी गई, जो 5 साल तक बीजेपी में मलाई खाते रहे। अंत समय में उनका जमीर जाग गया, लेकिन उनकी बेटी का जमीर नहीं जागा। लौटन राम निषाद से लेकर के राकेश राठौर, एक लंबी फहरिस्त है। तेली समाज से आते हैं, तैलिक महासंघ के माध्यम से पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के ही विधायक होते हुए भी माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। ना टिकट दिया गया, ना सम्मान दिया गया, ना मंचों पर उनका उपयोग किया गया। चौधरी अमर सिंह और डॉक्टर आर.के. वर्मा दोनों तुरुप का इक्का साबित हो सकते थे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से समाजवादी पार्टी को मुफ्त में मिले जा रहे थे, लेकिन इन दोनों का टिकट इतना लेट किया गया कि उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका, जबकि इन दोनों के माध्यम से
घूम घूम करके पूरे प्रदेश में कुर्मियों को यह समझाया जा सकता था कि वहां मकसद कुर्मियों का उत्थान नहीं बल्कि स्व का उत्थान है। राम प्रसाद चौधरी, रमाकांत यादव, धर्मेंद्र यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा से लेकर के प्रजापति नाई समाज के एसपी नंद समेत तमाम सारे नेताओं का इस्तेमाल कर सकती थी सपा, लेकिन नहीं किया गया। मुखौटों का इस्तेमाल सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। अनुप्रिया पटेल से पूरे प्रदेश की विधानसभाओं में प्रचार करवाने के बाद महज पिछले बार से इस बार 3 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन समाज को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हैं। खैर, उनका उत्थान हो, उनके भक्त जाने, लेकिन मैं ये समझा देता हूं कि 3 महीने की मेहनत में जनता अगर मूर्ख होती तो आपकी 64 सीटें ना बढ़ती, 47 से 111 हुई। आरएलडी को पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार 7 सीटें बढ़वा करके 8 सीटें कर दी। सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उनकी सीटें 2 सीटें बढ़ा करके 6 कर दी। इसका मतलब जनता को बात समझ में आई, लेकिन आपने बहुत देर से समझाई, बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई, इसलिए आपका वोटिंग परसेंटेज 21.82% से बढ़ करके 32.1 तक हो गया। आपकी रैलियां जिलों तक सीमित रही। आपके पास कैडर वाले कार्यकर्ता तो हैं ही नहीं जो गांव-गांव तक लोगों को जाकर के समझाते कि किस तरीके से बीजेपी आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खाई खोद रही है। यह सब समझाने का काम सामाजिक संगठनों के, मीडिया के लोगों के या स्वतः बीजेपी से चिढ़ने और नफरत करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड था। आपके द्वारा यह काम बहुत लेट शुरू किया गया, इसलिए आपके लिए जश्न मनाने का समय है कि 3 महीने में आपको यह सब सफलता हाथ लग गई। चुनाव परिणाम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नेशनल जनमत की बात अक्षरशः साबित हुई कि जहां वोटों में अंतर ज्यादा होगा हार जीत का, वहां खेल नहीं किया जा सकता। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे, मजबूत माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वोटों का अंतर ज्यादा था तो वहां पल्लवी पटेल को बाद में प्रमाण पत्र देना पड़ा। पट्टी में राम सिंह पटेल के खिलाफ मोती सिंह, जिनको पावरफुल मंत्री माना जाता है, सीएम के सजाती हैं और करीबी भी हैं, लेकिन अंतर ज्यादा था, वहां भी खेल नहीं हो पाया। ऐसे ही एक आध नहीं, दर्जनों सीटों के उदाहरण हैं जहां पर हार जीत का अंतर ज्यादा था, वहां खेल नहीं हो पाया। खेल वहां होने की आशंका बढ़ जाती है जहां हार जीत का अंतर कम होगा। तेजस्वी यादव को उदाहरण देकर के बार बार मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था, उस पर अभी भी अगर कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्ष काम करता है, मतलब आपको हार जीत का अंतर ज्यादा करवाने के लिए ज्यादा समाजों को, ज्यादा वोट बैंक को अपने पाले में खड़ा करना होगा। हां, एक अंतिम सलाह है, उदयवीर सिंह जैसे लोगों को यह जिम्मेदारी कतई न दी जाए कि वो बहुजन नेताओं से आपको मिलवाने के लिए मध्यस्थता करें, क्योंकि वो सोच, वो पैनापन, वो बहुजन समाज की बात आ ही नहीं पाती है। इसलिए नेशनल जनमत का निष्कर्ष यह है कि ईवीएम का रोना अपनी जगह है, अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स ने जो गड़बड़ियां की हैं वो अपनी जगह हैं। मैं बार बार आपको कहता था कि वोट काटे जा रहे हैं, अधिकारी कई स्तर पर गड़बड़ी कर रहे हैं। बाद में आकर के जो तीखापन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया आपने, वो पहले अगर दिखाया जाता, योगी आदित्यनाथ के सजाती जो डीएम बनाए गए थे उन पर लगातार सवाल उठाए जाते। तमाम उन अधिकारियों पर जिनके बाद में नाम लिए गए, उनको पहले अगर नाम लेकर के सीधे चुनाव आयोग से कहा जाता इनको हटाए बिना हम चुनाव नहीं होने देंगे, तो काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ सकती थी। सामाजिक न्याय की बात, मिशन की बात, मंडल की बात पुरजोर तरीके से की जाती, फरसावाद की राजनीति को तिलांजलि दी जाती, तो उस निष्कर्ष निश्चित रूप से कुछ डिफरेंट तरीके के होते। समय अब भी है। इस बार का चुनाव अंतिम 3 या 4 महीनों में लड़ने की बजाय 5 सालों में कैडर तैयार करिए, बूथ मैनेजमेंट तैयार करिए, कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक भेजिए। भारतीय जनता पार्टी के छलावे के खिलाफ लोगों को समझाना इतना भी कठिन नहीं है, बशर्ते कोशिश तो की जाए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।